Hello, guys, and welcome back to my channel सिर्फ IES। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। फिर वही घिसी पिटी बात कि भैया अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 4 पे मत कूद के आइएगा, क्योंकि फिर दिक्कत होगी समझने में चीज़ों को और आप कहोगे आहा समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए पिछले पुराने पार्ट देख कर आइएगा। अब देखिए लास्ट पार्ट में हमने गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, उसके बारे में बात की थी। यहाँ पे हम इस पार्ट में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव्स दिए हैं इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, क्या पैसा दिया गया है, क्या मदद करी गई है। तो ओवरव्यू लेंगे चीज़ों का, क्योंकि ये एस्टिमेट्स जो ये पैसा होता है, अमाउंट होता है, या यूपीएससी पूछती नहीं है, और पूछती भी है तो करंट का पूछती है जो किताब में इसमें पुराना दिया गया है। तो भाई ऐसा मान रहे हैं। चलिए ओवरव्यू के तौर पे आपको बताएं कि 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड लगती है जो भी इन्होंने सोचा उसको पाने के लिए। और ये माना गया कि भाई 45,000 करोड़ रुपए जो होंगे, 45,000 करोड़ जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से निकल के आएंगे, 45,000 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे, बाकी 10,000 करोड़ सरकार देगी। तो ऐसा कुछ मिला के 1 लाख करोड़ बनाएंगे और हमने सोचा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने का वो बढ़ाया जाएगा। अब सरकार ने बहुत सारे ऐसा जो है माहौल भी बनाया जिससे एंटरप्रेन्योर्स आए इसके अंदर और पैसा लगाएं अपना। जैसे कि भाई इन्होंने जो है फिस्कल इंसेंटिव्स दिए है ना, और टैक्स वगैरह का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा बनाया फ्रेश फ्रूट्स को लेके या प्रोसेस्ड फ्रूट्स को लेके, है ना, या उसकी मशीनरी जो यूज़ होती है उसके प्रोडक्शन में उसको लेके कैंपेन बहुत ज़्यादा चलाए, एनजीओज़ के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत ऐसे कैंपेन चलाए जो कि प्रोसेस फूड के लिए हों, और पैसा प्रोवाइड करा गया इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा और इन सब के द्वारा। फिर फूड लॉस को अच्छा करने की कोशिश करी गई, ऐसे एफर्ट्स लिए गए जिससे हम एक सही तरीके से सही जो क्वालिटी रॉ मटेरियल है उसे और बढ़ावा दे सकें, प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी और बढ़ा सकें। डेटाबेस हमारा जो है उसे और मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश करी गई, है ना, कि मार्केट का इंटेलिजेंस सिस्टम और मजबूत हो और एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो, प्लान्ड तरीकों से चीज़ों से काम करा जाए, मजबूत बनाएं सर्विसेज को, एक्सटेंशन सर्विसेज को फार्मर्स के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए। मतलब जो एक बार हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई के बाद दिक्कतें असल में शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद क्या पड़ा अनाज खेत में सड़ने दें या उसको उठा के प्रॉपर जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एफर्ट्स लिए जाते हैं, उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ करा, है ना। उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था, पैकेजिंग, वॉशिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एफर्ट्स लिए गए कि एग्रो फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं अच्छे तरीके से ताकि वेस्टेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की फिर बात करी गई इनके द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन वाला जो है पार्ट उसे और आसान करा गया, क्योंकि भाई देखिए डॉक्यूमेंट बहुत मांगोगे तो कैसे ही चीज़ें और अच्छे तरीके से हो पाएंगी, है ना, बहुत सारे लोग कटने लग जाएंगे। कोल्ड चेन्स जो हैं जहाँ पे आलू वगैरह को रखें ताकि आगे आने वाले टाइम तक वो यूज़ करें, वेस्टेज कम हो, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट, पैकिंग फैसिलिटीज़ का अच्छा इस्टेब्लिशमेंट ताकि वेस्टेज ना हो, बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जिसमें वैल्यू एडिशन हो, फूड सेफ्टी हो, क्वालिटी मैच करे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी मैच करे, क्योंकि हम अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाहर की कंट्रीज़ ये ना कहें कि अच्छा माल नहीं है, नहीं लेंगे भाई। पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़ को और मजबूत बनाया गया इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की, स्पेशली अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी को लाया गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, नए नए रिसर्च डेवलपमेंट करे गए कि और अच्छी कैसे कर सकते हैं, कितनी और टेस्टिंग करें, टेस्टिंग फैसिलिटी और बढ़ाई गई। एरिया स्पेसिफिक एग्रो फूड पार्क्स को और बढ़ाया गया, है ना, जैसे कि एप्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, पाइनएप्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट में, लीची बिहार में होती है तो वहाँ पे, है ना। अब मैंगोज़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद भाई एग्रो इंडस्ट्री मल्टी प्रोडक्ट्स यूनिट, है ना, जो कि ये प्रोसेसिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, ट्रांस सीजनल प्रोड्यूस के लिए उनको और बढ़ावा देना।
ये जो फार्म के जो गेट प्राइस है एग्रो प्रोड्यूस का, वहाँ से लेके जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर देता है, इस गैप को फिल करना, है ना? कि ये ना हो कि 1 रुपए में लेके 50 रुपए में बेच रहे हो, ऐसा ना हो। इक्वलाइज़ेशन फंड, है ना? कि मतलब देखो सस्टेनेबल सप्लाई हो, आज भी हो, आज के लिए भी हो, कल के लिए भी हो। तो ये सब, और एक प्राइस भी स्टेबल रहे। उन फार्मर को भी प्रॉपर मिले और जो है जनता को भी प्रॉपर मिले। तो ख़ैर ये सब तो बातों में हो जाता है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं फार्मर्स को। भगवान करे आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा है, सच में ऐसा रहे, बातों में ना रहे। ऐसा मार्केटिंग नेटवर्क बनाने की कोशिश करी गई, जिससे भई एक बॉडी हो, वो सब देखे इसको कि पैसे प्रोसेस फूड वगैरह प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। मार्केट कैपेबिलिटीज़ और बढ़ाने की बात करी गई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, है ना? कॉम्पिटिशन और बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो ये बढ़ता हुआ जो ट्रेंड था इंडिया के फूड और बेवरेज सेक्टर का, है ना? जैसे कि इसमें भई इसको देखते हुए ये काफ़ी ज़रूरी था हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के लिए कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बढ़ती हुई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उन्हें हम यहाँ पे पाएँ, अप्रोच करें और उन्हें ले लें। और ये कैसे कर सकते हैं कि आप जो इतना बड़े लेवल पे प्रोसेस फूड है, उसका जो पोटेंशियल है प्रोसेस फूड का, उसे हमें निकालना है, एक्सप्लॉइट करना है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आप चीज़ों को अच्छी कर सकते हो कि भैया देखो बाग-ए-बाग पूरा-पूरा जो है हमने, एक कंपनी ने कहा कि तुम हमको दे देना, आप 4 रुपए किलो के हिसाब से तुम हमको ये जितना भी तुम उसमें उगाओगे टमाटर, वो हमको दे देना। इससे क्या होगा कि अगर मान लो ये फसल सड़ी भी, और अगर मार्केट में दाम 10 रुपए हैं तब भी 4 रुपए में दोगे, और मार्केट में दाम अगर 54 है सॉरी 1 रुपए है तब भी 4 रुपए में देगा, तो किसान की टेंशन खत्म। भैया ठीक है, सारी ज़िम्मेदारी इनकी है, हमसे फिर कोई दिक्कत नहीं, हम दर-दर लेके दौड़ेंगे नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छी चीज़। उसके बाद भई ये था कि भई बिचौलिया-विचौलिया हटे, फार्मर डायरेक्टली बात करे, है ना? नया-नया तरीके की इम्प्रूव सीड्स आएँ, फार्म में टेक्नोलॉजी आए। उसके साथ जो अ अनप्रोसेस्ड कैटेगरीज़ हैं फूड की, जैसे डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेबल एडिबल ऑयल्स वगैरह, इसमें वैल्यू एडिशन करा जाए। क्योंकि भई इसको थोड़ा और बढ़िया बना के बेचोगे ना यार, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन चूँकि अ, हम रॉ मटेरियल के तौर पे इनको बेचते हैं, तो हम उस मार्केट को सही से एक्सप्लॉइट कर नहीं पाते, सही से उसका उपयोग उठा नहीं पाते। उसके साथ इन्वेस्टमेंट जो कि सप्लाई चेन में है, उसको हमें और इन्वेस्टमेंट करवाना है, ताकि हमारी कॉस्ट अच्छी हो, हमारी सप्लाई बढ़िया मजबूत हो जाए, वेस्टेज कम से कम हो। इन्वेस्टमेंट हमारा पैकिंग में बढ़िया होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में होना चाहिए, क्योंकि भई यहीं से ही सामान रहेगा, सामान और देर तक चलेगा, खराब नहीं होगा। ब्रांड वगैरह ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी हमें बढ़िया करनी पड़ेगी, और पुराना टेस्ट रखना है ना? रिश्ता वही, सोच नहीं वाला हिसाब-किताब रखना है, तो टेस्ट वही, और बस सोच नहीं करनी है आपको इसके अंदर। उसके बाद जो कंज़म्पशन इतना बढ़ रहा है, उसको हमें यहाँ पे सिर्फ़ उस तक नहीं रखना है, इसमें हमें ऐसा कुछ करना है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी हम प्रोवाइड कर सकें, है ना? तो ये सब चीज़ें भी हैं, और बढ़िया तरीके से चीज़ें बढ़ानी है, चाहे डोमेस्टिकली हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, है ना? तो उसको ब्रांड बनाना है, मार्केट नई-नई टेक्नोलॉजी को लाके। उसके साथ एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन वगैरह जो अपॉर्च्युनिटी है, इसमें भी इंसेंटिव के तौर पे प्लेयर्स यहाँ पे आ सकते हैं, है ना? ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लेकर आइए, है ना? तो इन सारे ज़ोन्स में, और फिर इससे और एडिशनल बेनिफिट्स आएँगे। साथ ही साथ भई देखो, ये सक्सेस होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अगर समझ लें और उसका फ़ायदा उठा लें, तो हम स्किलफुल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसके बहुत-बहुत अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं। और इसी के चलते एक बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है मेगा फूड पार्क स्कीम का। तो देखो ये 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, अभी तो कोरोना जिस तरीके से है उस तरीके से ये भी रहा था, बड़े सारे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो हाई प्रायोरिटी सरकार के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए इस इंफ्रा भई ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात क्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तभी यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले लिए थे, और फूड पार्क का डेवलपमेंट करना शुरू करा था, जिसमें पैकेजिंग सेंटर था, मॉडर्नाइज जो है मॉडर्न तरीके की चीज़ें थी। उसके बाद ये था कि आपका जो कोल्ड चेन फैसिलिटी थी वो सब मिली थी, इंटीग्रेटेड थी। समझ रहे हैं? वैल्यू एडेड सेंटर्स थे, तो एक छत के नीचे सारा का सारा काम। और जो इनिशिएटिव था इस फूड पार्क को डेवलप करने के लिए वो लिया गया था, ये जो है लिया गया था प्राइमरीली, ताकि हम असिस्ट कर सकें जो छोटे और जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनको असिस्ट कर सकें, जो
इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इन कैपिटल इंसेंटिव एक्टिविटीज़ में, मतलब जिनको पैसे की ज़रूरत है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये मेन मुद्दा था। और अभी तक कुछ 22 फूड पार्क्स आ गए थे, अब तो और आ गए होंगे, है ना? जहाँ पे सब कुछ था, इनके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी था, फूड की टेस्टिंग भी हो रही थी, लैब्स भी थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये फूड पार्क को लाना सरकार के द्वारा, कि ताकि भई कम से कम दिक्कतें हों, कम से कम चीज़ें जो है वेस्टेज हों, तो ऐसा कुछ था। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि देखो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो एक जगह हो। फार्म को मार्केट से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया एक जगह सारी चीज़ें दे दो, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, फार्म के पास होगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, अब ऐसा ना हो खेत में तुमने भैया किसान ने उगाया, अब वो खेत में पड़ा ही हुआ है कूड़े के भाव, 1 सेकंड, कूड़े के भाव पड़ा ही हुआ है, तो बर्बाद हो गई उसकी सारी मेहनत। तो उस खेत से उठा के मार्केट तक लाना बड़ी बात है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, लॉजिस्टिक होगा, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स, सब कुछ इस पार्क के अंदर था। और मेन फीचर ये था कि इसमें सब कुछ मिला था, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच थी। स्कीम जो थी, इसका डिमांड ड्रिवन काम था, प्री मार्केटेड। यहाँ पे ये था कि भाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो हैं वो ऐसी होंगी जो इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखी जाएंगी। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट गया भट्टी में, हम तो अपनी मस्ती में, ऐसा नहीं होगा। सोशल स्टैंडर्ड भी, इन्वायरमेंट को भी, सबको देख के काम करा जाएगा। ये नहीं सिर्फ फूड प्रोसेसिंग पे बढ़ाने लग गए, इन्वायरमेंट को छोड़ दिया, सब कुछ देख के करा जाएगा। और हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि वेस्टेज बहुत कम हो, प्रोड्यूसर की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़े, प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छे से हो, एफिशिएंट सप्लाई हम दे पाएँ। समझ रहे हैं? और हाँ, चाहे डायरेक्टली हो और चाहे इनडायरेक्टली हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर सकें। अब उसमें भई स्कीम का एक और एम था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनानी है, जिसमें एक प्रॉपर सप्लाई चेन हो, प्रॉपर कलेक्शन सेंटर्स हों और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हों, कोल्ड चेन समझ रहे हैं ना? कोल्ड चेन जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस स्कीम के अंदर इनको लोकेट करा गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स पे, है ना? जिसमें जो भी ज़रूरत थी, है ना, कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ हो, एक छत के नीचे हर एक चीज़ हो। वहीं पे प्रोसेस भी हो रहा है, वहीं पे पैकेजिंग भी हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम भी चल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स भी हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स भी है, सब कुछ एक छत के नीचे मॉल हो रहा है, ठीक है? तो ये था। अब क्या वजह थी, जो क्या अर्जेंसी थी ऐसे इनिशिएटिव को लेने की, क्या अर्जेंसी थी, ठीक है? इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है इसको करने की? तो देखो, मेन वजह तो ये है कि भाई देखो, मार्केट रही है बड़, क्योंकि लोग रहे हैं बड़ और लोगों की इनकम रही है बड़। साथ ही साथ शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो डेमोग्राफी भी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। पहले गाँव वाले थे, वहाँ पे अलग-अलग तरह के लोग रहना शुरू हो गए। साथ ही साथ अब पहले लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, अपने में रह रहे हैं मियाँ बीवी और बच्चा। साथ ही साथ अब औरतें भी काम करना शुरू कर चुकी हैं, वर्किंग वुमेन भी बढ़ रही हैं। तो इतना कुछ जो चेंज हो रहा है, इसमें प्रोसेस फूड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अब प्रोसेस फूड की ज़रूरत ज़्यादा है, तो हमें अभी से ही तो काम करना पड़ेगा ना। अगर हम देखें, प्रोसेस फूड की मार्केट बहुत बढ़ रही है, प्रेजेंटली 32% है इसकी, और कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगी और बढ़ती भी बहुत तेज़ी से जा रही है। तो समझ रहे हो, ये 5वें नंबर पे है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और एक्सपेक्टेड ग्रोथ के उसमें। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और कंजम्पशन पैटर्न इंडिया का वो भी बदल रहा है अब। पहले ये था कि भई चीज़ें अलग थी। भई जो सीरियल प्रोडक्ट्स थे वो हाईएस्ट थे, उसके बाद देखिए, यहाँ फिर से समझिए कि कंजम्पशन पैटर्न हमारे इंडिया में ये कैसे, इसको शिफ्ट कैसे देखने को मिल रहा है। पहले क्या था कि पहले भाई दाल रोटी यही सब खाते थे, तो सीरियल प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद दूध दही या ऐसा कुछ चीज़ें थी, वेजिटेबल्स या भाई सब्जी तरह से लगा के खाते थे, और कम भाई वेजिटेबल की डिमांड हुआ करती थी, या तेल वगैरह मीट प्रोडक्ट्स इतना आदमी नहीं खाता था उस समय पहले। लेकिन अभी कुछ सालों में क्या हुआ है कि फ्रूट्स की अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स की बात कर लें, मीट की बात कर लें या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, ये सब इंसान ज़्यादा डिमांड करता है कंपैरेटिवली टू सीरियल्स या पल्सेस। लोग डाइट भी करते हैं तो कोशिश करते हैं फ्रूट्स वगैरह खाएँ।
या भई ऐसी चीज़ें खाएँ जो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बॉडी बिल्डिंग में काम आए। सब्ज़ी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि भई रोटी से व वेट बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये शिफ्ट की वजह से हमें भी यहाँ पे फूड प्रोडक्शन का बेस भी उस हिसाब से मैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जैसा कंज़म्पशन होगा, हम उसी हिसाब से चीज़ें अगर मैनेज करके चलेंगे तो इट विल बी ईज़ी फॉर अस टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू एवरीबॉडी, व्हाटएवर दे आर डिमांडिंग, जस्ट फुलफिलिंग द सप्लाई विद द डिमांड। तो ये जो शिफ्ट है कंज़म्पशन का, ये जो पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, ये डेवलप कंट्री वाला है, समझ रहे हैं? और ये डेवलप कंट्री में ऑब्ज़र्व करा गया है ना? जब ग्लोबल फूड डिमांड वहाँ बढ़ी थी तो वहाँ पे भी देखा गया था। और ये जो शिफ्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टेपल क्रॉप से अब क्या हो रहा है कि एनिमल सोर्सेज़ और शुगर की तरफ ये शिफ्ट है ना? कहते हैं कार्ब्स, आई डोंट वांट मच कार्ब्स इन माय डाइट, है ना? तो ये पैटर्न को फ़ॉलो करते-करते फ्यूचर में हम हमारी जो डिमांड है ना, ये प्रिपेयर्ड मील की या स्नैक फूड्स की या कन्वीनियंस फूड्स की, या फर्दर ये डिमांड और बढ़ती चली जाएगी, डाइट फूड वगैरह की डिमांड, है ना? तो इसलिए भी बहुत ज़रूरत है, हमको अर्जेंटली बहुत ज़रूरत है कि हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करके चलें कि हम फटाफट से ऐसा कुछ लगाएँ कि हम इस डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है? तो अब भई हमने जान लिया कि ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन क्या इश्यूज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हमारे सामने हैं। देखो भई, अगर हम किसान को लेके चलें अपने दिमाग में, तो किसानों के पास तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड मार्केट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मंडी में ही सामान बेच पाते हैं, और ये मंडी को गवर्न करा जाता है एपीएमसी के द्वारा। तो देखिए, ये जो हम बातें कर रहे हैं अभी, जो किसान वाला एक्ट आया है, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि इतना बवाल हुआ है, वापस जाएगा, अंदर आएगा। लेकिन हम इस किताब के हिसाब से चीज़ों को अभी पढ़ेंगे, क्योंकि उस एक्ट को तो हम करंट अफ़ेयर्स में पढ़ ही रहे हैं। तो भई एपीएमसी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है? और जो फार्मर्स होते हैं, ये सिर्फ़ सेल, मतलब सिर्फ़ बेच सकते हैं उनको। ये डायरेक्टली किसी प्राइवेट पार्टीज़ को अभी तक नहीं बेच पा रहे थे, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चरल इश्यू था, चूँकि हम इस बारे में, इसको हम दोनों ही डायमेंशन से लेके चलते हैं, क्योंकि अभी जो एक्ट आया है उसके थ्रू क्या है कि उसके अंदर ये है कि भई किसान डायरेक्टली बेच सकता है। अब ये बिचौलियों वाला हिसाब-किताब खत्म हो जाएगा। अब किसान डायरेक्टली बेचेगा कॉर्पोरेट सेक्टर को, डायरेक्टली उससे बात कर लेगा। ठीक है? एपीएमसी के थ्रू आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले, अब हम पहले ही को इसको ले लेंगे भाई। तो बात तो पुरानी है, लेकिन उसमें लॉस क्या होता था कि फार्मर्स अब इन्हीं एपीएमसी को बेच पाते थे अपना सामान, और फार्मर्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी कि आखिरकार क्या मार्केट में रेट चल रहा है चीज़ों का, ठीक है? या भई हम कहाँ बेचें जो हमें ज़्यादा प्राइस मिले, और उनके पास नॉलेज भी कुछ ख़ास नहीं होती है। वो बेचारे किसान सिर्फ़ क्या होते हैं, हमने उगा दिया, सामान बेचो, ख़त्म करो, दूसरी फसल की तैयारी करो। तो ऐसा वो करते हैं, है ना? अपने जो भी बेसिस होता है, अपने दिमाग के बेसिस पे काम करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीकों से चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन तब भी बेचारे हमेशा नुकसान में रहते थे। सप्लाई चेन एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था, या एग्रीकल्चर से जो निकलता था ये प्रोड्यूस, इसकी सप्लाई चेन फार्मर से लेके जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक, वहाँ तक के लिए आपको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बिचौलिया होते थे, है ना? तो ये सब हम पुराने को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ उस समय के बता रहे हैं। अभी के जो एक्ट आया है उसके हिसाब से, जो नया बिल आया है उसके हिसाब से, तो ये चीज़ें हटा दी जा रही हैं, है ना? तो स्ट्रक्चरल चेंजेस को ठीक करने के लिए ये बिल आया है, बट इसमें ऐसी कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं, जो प्रोविजंस सरकार भई किसानों के लिए नहीं सही है, एमएसपी वगैरह को लेके। तो अब इसलिए थोड़ा-सा किसान आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेके। तो भई पहले, अब स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में अगर हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। प्लस ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा ना होना, तो ये सब कॉस्ट को बढ़ाता था। और यहाँ पे वर्चुअल या नो यूज़ है किसी भी इन सब जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई यूज़ होता नहीं था। टेक्नोलॉजी का यूज़ सप्लाई चेन के अंदर पूरी जगह पे कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है ना? तो ये भी एक स्ट्रक्चरल इश्यू है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कैसे टेस्ट करा जाए, कोई टेस्टिंग मैकेनिज़्म भी नहीं था कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी टेस्टिंग कैसे करी जाएगी, कंज़्यूमर तक पहुँचने से पहले, कि सही है, सेफ है या नहीं है। किस हद तक का फर्टिलाइज़र यूज़ करा है एक किसान ने, कितनी सफाई रखी है, कितना सेफ है एक इंसान के खाने के लिए। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है टेस्टिंग। तो ये सारे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत सारे जो इस फार्मर वाले बिल से कम करे गए हैं, उन इश्यूज़ के बारे में भई वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अब कुछ रेमेडियल मेजर्स की बात करें, खैर इस फार्मर बिल से काफ़ी कुछ हमने देखा है, लेकिन तब भी हम इस किताब के हिसाब से बताएँगे, और प्रेज़ेंट सिचुएशन को रख के इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या नहीं।
तो देखिए सरकार ने उस समय की सिचुएशन को समझते हुए कुछ रेमेडियल मेजर्स निकालने की कोशिश करी कि भई उस समय की सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने क्या कुछ रेमेडी इनको किसानों को प्रोवाइड करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएँ, ये बारे में बताया गया कि सरकार ने यहाँ पे कुछ स्टेप लिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग एफडीआई कहते हैं, उसे अलाउ करा मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में। देखिए, ऑपोज़िशन के कई सारे ग्रुप्स में मना भी करा, तब भी ये एक सही डायरेक्शन की तरफ ये स्टेप था, ये कदम उठाया गया था, जिसमें ये था कि बहुत बड़े लेवल पे जो है एक सेक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यहाँ डील कर रहे थे। मतलब यहाँ पे एफडीआई को लाने की बात करी जा रही थी, साफ बात। इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो थीं, स्पेशली जो पीछे से जो दिक्कतें आ रही थी, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की जो दिक्कतें थीं, उसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एड्रेस करा गया। और इससे क्या होता कि हमने अब क्या बात की थी कि 90% जो है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज़ चीज़ें चलती हैं, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर इसको देखता है, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो अब क्या होता कि अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ डेवलपमेंट होता, ऑर्गेनाइज़ सेक्टर का थोड़ा ज़्यादा रोल इसमें होता। सप्लाई चेन की वजह से प्रॉपर सप्लाई चेन, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट होता, तो ये कोल्ड चेन वगैरह और डेवलप होती, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बढ़ती, तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी वगैरह आती और इससे और चीज़ें और अच्छी होती। क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में तो उसका एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग का। तो पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह सॉरी मैंने एक्सेंट बदल दिया। टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, कोशिश करते हैं ऐसी वर्ल्ड क्लास चीज़ें बनाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनका सामान बिके और उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो सरकार ने ये सब चीज़ें करी। हालाँकि इसमें भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना? अब एपीएमसी की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर क्योंकि अभी देखिए क्या होता है, क्या नहीं। अगर हम ये इस बुक और आज को मिला के ही बात करते रहेंगे कि ये अमेंडमेंट में क्या था कि भई ये इस समय यही बात कही जा रही है इस किताब के अंदर कि भई ऐसा कुछ करा जाए कि एपीएमसी जो है इसे हटाएँ और इससे फार्मर्स डायरेक्टली सेल कर सकें अब जो है प्राइवेट सेक्टर को, है ना? और ये एक रेमेडियल मेजर्स अपनाया जाए और अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ है, देखने को मिल रही है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और अब हमें समय है कि हमें फूड रेवोल्यूशन लेकर आना है ना? और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेकर आना है। और यही एक वजह है कि क्यों इसे सनराइज़ इंडस्ट्री कहते हैं, उगते हुए सूरज जैसी इंडस्ट्री क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ फ़ायदा प्रोवाइड कर सकती है ये इंडिया को। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। फूड मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बात समझ लेने वाली बात है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि भैया जनता बढ़ती जाएगी, खाना तो डिमांड होता जाएगा, तो इसको तो डेवलप होना ही होना है, सप्लाई हमें करनी ही है क्योंकि सप्लाई साइड से दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कभी उपज ना हो, लेकिन यहाँ पे डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, आदमी कभी खाना खाना नहीं छोड़ेगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में बहुत ज़्यादा कायदे से रखना है कि सप्लाई जो अगर कभी बम्पर हो गई है तो उसे इंश्योर ये करना है कि हम ऐसे तरीके बना के चलें कि उसे स्टोर करें ताकि ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ना आए जब यहाँ पे डिमांड की बात उठे तो, है ना? तो इंडिया को आगे बढ़ाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी। फिर बात आती है यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी विजन 2020 के बारे में। तो आइए 2020 में कोरोना काल था, किसी को पता नहीं था। तो भई ये तो सोचा गया था कि हम एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाएँगे। 30 सालों में जो ना हो सका वो अब हम कर सकेंगे, है ना? हम धीमे-धीमे बढ़ा ही रहे हैं। बहुत सारे मिलियन स्मॉल फार्मर की फैमिलीज़ जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को मज़बूत बनाती हैं, खाना देती हैं हमारी जनता को और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो भाई पॉलिसी सपोर्ट हो, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे क्रॉप्स को और बढ़ाने की बात हो, चाहे लाइवस्टॉक या फिशरीज़ की बात हो, इन सब की एक इम्पोर्टेंस है और इन सब ने मदद किया है फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने में और साथ ही साथ हमको भाई अवेलेबिलिटी कराने में, हमको चीज़ें मुहैया कराने में, हम खाना आज जो थाली में खा रहे हैं वो इन सब की देन है। इतने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बावजूद देखिए इंडिया में अभी भी बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट लोग यहाँ रहते हैं गरीबी में देखा जाए तो। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड के ऊपर उनको ज़मीन भी चाहिए और उनको खाना खिलाने के लिए भाई एग्रीकल्चर भी करना है तो कल्टीवेशन भी करना ही पड़ेगा। तो भाई इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स हो हमारे पानी के रिसोर्सेज हों, बायोडायवर्सिटी हो, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। इतनी जनता का बोझ उठाना।
और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। अब ये सब बढ़ेगा तो ये जो फूड ग्रेन की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कहाँ से दोगे, है ना? तो सप्लाई को भी तो बढ़ाना होगा, लाइव स्टॉक हो, फिश हो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो, उसको भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए फ्यूचर में प्रोडक्शन जो हमारा सीरियल्स का है, नॉन सीरियल एग्रीकल्चर कमोडिटी का है, इसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? पहले हम एक मान लो एक ज़मीन पे 1000 टन गेहूँ उगा रहे थे, सपोज़ एग्ज़ाम्पल है। अब हमें थोड़ा और गेहूँ की ज़रूरत पड़ती थी, तो इंडियंस क्या करते थे कि भई बड़ी ज़मीन ले लेते थे या कोई दूसरी ज़मीन लेते थे तो उसमें उगाते थे। लेकिन हमें यहाँ पे यूएसए वगैरह जैसे, चाइना वगैरह जैसा काम करना पड़ेगा कि इस ज़मीन पे 1000 टन आज उग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यू लैंड फॉर मोर प्रोडक्शन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस ज़मीन पे ही यहाँ पे 2 से 3000 टन उगने लग जाए। इस ज़मीन की ही प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हम आगे आने वाली टाइम में जनता की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँगे। हुँ? तो भई हमें यहाँ पे हर चीज़ को डबल, डबल, डबल करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। अब देखिए, यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में देखें ज़रा, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो भाई देखो, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ तो देखने को मिली है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ भी करा है। अब इरिगेशन फैसिलिटी भी दे रहे हैं, इनपुट भी अच्छा डाल रहे हैं, प्राइसिंग पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर के साथ आप लाइव स्टॉक ले लो, पोल्ट्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, ये जितना भी कुछ आता है एग्रीकल्चर के अंदर, ये सारा हमारे जो है अभी कुछ सालों में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर्स हो, ये भी एक्सपैंड हुआ है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर से, है ना? और भई ये फ लेकिन अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है कंपैरेटिवली टू एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये देखने को दिखा है कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसके अंदर एग्रीकल्चर का शेयर काफ़ी कम है कंपैरेटिवली टू सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये हम देख रहे हैं, आजकल के ट्रेंड से हमें ये चीज़ पता चल रही है। तो हमने इतना कुछ बदलाव लाया एग्रीकल्चर के अंदर, तब भी एग्रीकल्चर क्यों चीज़ें नहीं दे पा रहा है? हुँ? 70% से ज़्यादा क हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, और अगर हम देखें तो फार्मर की इनकम कुछ नहीं है ना? और जो वाटर अवेलेबिलिटी है एग्रीकल्चर के लिए वो भी कम हो गई है। साथ ही साथ भई नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंपैरेटिवली अगर देखें, जितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और जितना कंट्रीब्यूशन है उसमें कुछ भी बेकार है सब। तो हमें बहुत अर्जेंट ज़रूरत है कि हम ऐसा कोई इस पे पॉलिसी बनाएँ, हम हल्के में इसको ना लें। और इंडिया का इतना हाई प्रेशर है, अभी देखने को लगता है मोबाइल चलाते-चलाते कि अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम यू गाइज़ विल वी विल स्टार्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम। खाना कहाँ से आएगा? तो यहाँ बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की। नेचुरल रिसोर्स जैसे लैंड, वाटर, बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहे हैं। ये पता नहीं है कितनी जगह पे पानी ख़त्म हो चुका है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पानी जब बोतल में खरीदेंगे ₹20 का, तब अपने घर के सामने वाले गलियारे को धोना बंद करेंगे। डिमांड की फूड की इतनी डिमांड है कि खाना ना मिले तो ओह माय गॉड! ये पिज़्ज़ा भी ना, ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बन रहा है, अपने आप पेड़ पे नहीं उगता। तो कमोडिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन भई कंसंट्रेशन जो है वो भई एनहांस करेगा प्रोडक्शन। कुछ कमोडिटीज़ का, जैसे कि चावल हो गया या गेहूँ हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी पेट भरता है। हुँ? तो भई नेचुरल रिसोर्सेज़ इससे भी कम होंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि रेन फेड एरियाज़ ज़्यादा होते हैं, कि मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या कहते हैं कि भई बारिश से सिंचाई ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ इरिगेटेड लैंड, है ना? उसका काफ़ी कम होता है। और हम क्या करते हैं, ध्यान हम गरीब फार्मर्स को इग्नोर कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि भई वहाँ की जो जनता है उसके अंदर भी मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। वो मैल नरिश्ड है, क्योंकि उसको भी खाना खाने को सही से नहीं मिल रहा है। जो रेन फेड रीजन के जो लोग हैं, लो प्रोडक्टिविटी एरिया के लोग हैं, जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पे उनकी हालत बहुत गंभीर है। हुँ? ऐसे टाइम पे सॉइल न्यूट्रिएंट्स का लॉस, एग्रो बायोडायवर्सिटी का लॉस, जिसमें आपका इंडिजीनियस लैंड रेसेस ब्रीड, जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ की जो जानवर हैं जो वहीं से पैदा हुए थे, वहीं के इंडिजीनियस थे, है ना? वहीं की रेस के कोई जानवर थे या वहीं की ब्रीड थी, ये सब भी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। हुँ? इसलिए हमें एक ऐसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है इन सबको देख के, कि जो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करे इन एग्रीकल्चर का।
हमें ऐसा करना है कि भाई पैसे के साथ-साथ एनवायरनमेंट को देखना है, फार्मर्स को देखना है, सबको देखना है, तो फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उनकी इनकम बढ़े, चाहे ऑफ फार्म हो, चाहे ऑन फार्म हो, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। उनको लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए कि भैया वो चैन से जी सकें। क्योंकि देश को तो किसान पालता है, लेकिन देश मिल के भी किसान को नहीं पाल सकता। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचोगे तो अपने बारे में समझ लो इनडायरेक्टली नहीं सोच रहे हो। अब बात आती है मेजर इश्यूज़ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखो, आज भी खा लें अपनी थाली में खाना और आगे आने वाले वक़्त तक भी खाते रहें। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज़ हैं और गरीबी से इनको उठाने में भी कुछ इश्यूज़ हैं। आइए जानते हैं। देखिए, पॉपुलेशन का प्रेशर है सबसे बड़ी बात। जनता बढ़ रही है। हुँ? जो रिसोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है हर एक जगह पे। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है, या आप कह लो कि वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है ना? गरीबों के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट जो है, जो इम्प्लीकेशंस हैं ग्लोबलाइज़ेशंस की गरीब आदमी के ऊपर, ये भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट टू रिसर्च। फिर इतनी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, रैपिड अर्बनाइज़ेशन, हुँ? अर्बनाइज़ेशन ऑफ पॉवर्टी, डी सेलिब्रेशन इन द रूरल पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये हैं दिक्कतें, और कोई भी पॉलिसी आगे बनाई जाए तो इसको ज़रूर एड्रेस करा जाए। ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करें, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट एग्रीकल्चर पे इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंज़र्व करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में, इकोनॉमी के बारे में ना सोचा जाए, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। फिर जो हमारी मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें जो पोटेंशियल है उसे पूरा निकालना है। वाटर रिसोर्सेज की वेस्ट नहीं करना है। फार्मिंग सिस्टम के हर एक अनटैप्ड पोटेंशियल को हमें निकालना है। फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, स्पेशली उन एरियाज़ में जो कि मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, इकोलॉजी हो गई, मैनेजमेंट हो गए, उसमें हमें टेक्नोलॉजी का अब यूज़ करना पड़ेगा। फिर रेवोल्यूशंस इन्फॉर्मेटिक्स या कम्युनिकेटिव्स, या आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी ऑफ लिंकिंग फार्मर्स एक्सटेंशन वर्कर्स। मतलब यहाँ पे फार्मर और साइंटिस्ट को यहाँ मिला के चलिए, डेटा ट्रांसफ़र हो और प्रॉपर तरीका साइंटिस्ट निकाले किस तरीके से हम इनको और ज़्यादा अच्छे से जो है डेवलपमेंट दे सकते हैं, क्या ऐसी नई चीज़ लेकर आएँ इनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने से पहले। अब बात आती है विजन की। तो देखिए, पॉलिसी इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेक्टर के तरफ अगर बढ़ें तो एक प्रॉपर, एक साफ-सुथरा क्लियर विज़न होने की ज़रूरत है, और इस विज़न में कुछ बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर सस्टेनेबिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, पहले तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के चलना है कि अभी, आज भी और कल के लिए भी। ठीक है, साथ में साथ इंस्टीट्यूशनल चेंज, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है तो इंसेंटिव्स, और रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है ना? रिस्क भी हर चीज़ में बहुत है, तो उसका भी मैनेजमेंट करना है। और आखिरी में बात करेंगे कि भाई चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने। तो ये तो अब तो रट ही गए होंगे, आपको वही घुमा फिरा के बताया जा रहा है। चैलेंज पहला क्या है कि कैसे मेजर क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, उसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि जनता का है प्रेशर ज़्यादा और खाना देना है सबको। दूसरा, कैसे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें एक साथ मिला के, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद हम कैसे ये जो प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है उसे कैसे कंट्रोल करें। ये जो यील्ड का गैप है, जो इतना जो है उपज नहीं होती है, उसे कैसे भरा जाए। वाटर फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, ये भाई पानी प्रोवाइड करना है, तो पानी कैसे होगा। रेन फेड इकोसिस्टम पे एम्फेसिस डालनी है हमको। साथ ही साथ कि भैया यहाँ पे एग्रीकल्चर और वैल्यू एडिशन करना है ना? एग्रीकल्चर का जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन करना है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब समझे कि जब कटाई हो गई उसके बाद चीज़ों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, और वैसे ही मैनेज भी करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन उसमें करनी पड़ेगी, और ऐसा करना पड़ेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव रहे ये। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हमें एग्रीकल्चर में और उस एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। गरीबी से और भुखमरी से लड़ने की ज़रूरत है। छोटे छोटे फार्मर्स को सशक्त बनाने की, एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है।
डिज़ास्टर मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इससे फसलें बहुत ख़राब होती हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से चैलेंजेस फेस करते हैं ये किसान या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसे हमें यहाँ बचाने की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो भी पोटेंशियल है उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी जॉइन कर सकते हैं। उससे आप पे कुछ पर्क्स मिल जाएँगी। बाकी ये फेसबुक पे मिलेगी वीडियो, आराम से देखिए हँसते-खेलते हुए, लाइक करके पेज। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।